spoken to anybody about this. I am looking for an opportunity to tell the story as best I can. Why so many of us are addicted to bad boys. You know, but it's interesting. It's like we don't want the bad guy in the relationship, though, right? We might want him in the bedroom. इमेजिन करो कि एक आदमी ने अभी अभी ये कबूल करा है कि उसने 30 से भी ज्यादा औरतों का मर्डर करा है. Bundy admitted to killing at least 30 women, abducting, raping, and strangling them. Ted Bundy killed more people in more states than anyone we've ever heard of. वो कोर्ट रूम में खड़ा है, उसके दोनों हाथों में हथकड़ी हैं और वो ये बता रहा है कि कैसे उसने लड़कियों के शरीर के टुकड़े करे और फिर उन डेड बॉडीज के साथ भी कई गलत हरकतें करी. He also revisited his crimes by going back to view the corpses he left behind or bringing them home and continuing to assault them, sometimes sexually. लेकिन ये सुनने के बाद भी दुनिया भर की लड़कियां उसे लव लेटर्स और अपने अंडरगारमेंट्स भेजना शुरू कर देती हैं और एक औरत ने तो उसके साथ जेल में ही शादी कर ली. He was attractive, intelligent, and able to charm women and men alike. Will you marry me? And I do hereby marry you. ये कोई काल्पनिक घटना नहीं है, यह है सीरियल किलर और सोशियोपैथ टेड बंडी की कहानी. और क्वेश्चन ये नहीं है कि किस तरह का मेल इस तरह की हरकतें करता है. असली क्वेश्चन ये है कि क्यों लड़कियां इस तरह के साइकोपैथिक और टॉक्सिक लड़कों से इतना ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं. I'm going to be the one to change him. I'm going to be the one to make the bad boy love me, because then I'll be able to love myself better. और ये कोई अकेला केस नहीं है. आपने कुछ समय पहले नेटफ्लिक्स पर टिंडर स्विंडलर नाम की डॉक्यूमेंट्री देखी होगी. ये डॉक्यूमेंट्री एक असली फ्रॉड पर बेस्ड है जिसका नाम है साइमन लिवेव. इस बंदे ने 10 से भी ज्यादा लड़कियों के आगे पहले अमीर होने का नाटक करा, फिर ये उन्हें अलग अलग तरह की कहानियां बताता कि मुझे पुलिस ने पकड़ लिया है या फिर मेरे बॉडीगार्ड को गोली लग गई है और मैं सिक्योरिटी रीजंस की वजह से अपने कार्ड्स को यूज नहीं कर सकता. इस तरह की झूठी कहानियां बताकर इसने उन लड़कियों से 80 करोड़ से भी ज्यादा रुपए निकलवा लिए. Authorities estimate he may have scammed in total $10 million from victims around the world. और सरफेस लेवल पर ये कहानियां कोई सेंस नहीं बनाती. क्यों एक लड़की जो खुद इंटेलिजेंट और इंडिपेंडेंट है वो किसी को अपना सारा पैसा दे देगी या फिर उसके पीछे इतना ज्यादा पागल हो जाएगी. लेकिन साइंस हमें ये बताती है कि जब भी एक टॉक्सिक मेल ये 3 चीजें करता है तब कोई भी लड़की उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है. लेकिन ये 3 चीजें हैं क्या और क्या हम इन चीजों को अपनी डेटिंग लाइफ को इंप्रूव करने के लिए यूज कर सकते हैं? बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि दीज थिंग्स आर वेरी पावरफुल. तो प्लीज 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 ये चीजें कभी भी किसी के नुकसान के लिए यूज मत करना. चैप्टर नंबर 1, द इल्यूजन ऑफ अ लेजेंड. सी, हमारा दिमाग काफी आलसी होता है और वो किसी भी इंसान को समझने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहता. तो जब भी एक फीमेल ये देखती है कि एक मेल की पार्टनर काफी ज्यादा खूबसूरत है या फिर उसके आसपास काफी ब्यूटीफुल लड़कियां घूम रही हैं, उसके बारे में बात कर रही हैं, तो इससे एक लड़की को ये सिग्नल मिलता है कि इस लड़के ने इतनी सारी लड़कियों के टेस्ट पास कर रखे होंगे और पक्का ये बंदा बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल, पावरफुल और केपेबल होगा. इसे साइकोलॉजी में बोलते हैं मेट चॉइस कॉपिंग या फिर प्री सिलेक्शन बायस. एग्जाम्पल के तौर पर आपने भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज को देखा होगा जो और ज्यादा फेमस हो जाते हैं जब वो अपने रिलेशनशिप को रिवील करते हैं. अब ब्रैड पिट पहले उतने फेमस नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने अपना रिलेशनशिप अनाउंस किया एंजेलिना जोली के साथ तब उनको ग्लोबल फेम मिला. एमएनएम को डिस करने वाले रैपर मशीन गन कैली जो पहले सिर्फ रैप फैंस के बीच में फेमस थे, वो मेगन फॉक्स यानी वो फीमेल सेलिब्रिटी जो हर यंग लड़के का क्रश रही हैं, उनके साथ अपना रिलेशनशिप अनाउंस करने पर वो भी मेन स्ट्रीम बन गए. एंड सेम थिंग गोज फॉर विकी कौशल. बिकॉज जब भी हमें ये दिखता है कि एक मेल एक ऐसी लड़की को अपना बना पा रहा है जो ऑलरेडी काफी ज्यादा डिजायरेबल है, तो बाय प्रॉक्सी हमें वो लड़का भी बहुत ज्यादा डिजायरेबल लगने लगता है. इसे ऐसे समझो, एक मेल की डिजायरेबिलिटी नाइट क्लब्स की तरह होती है. एक नाइट क्लब के बाहर जितनी लंबी लाइन लगी हुई होती है उतना ही हमें ऐसा लगता है कि इस क्लब में कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा स्पेशल हो रहा होगा और ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर जाना चाहते हैं. जबकि एक फीमेल की डिजायरेबिलिटी एक पवित्र मंदिर की तरह होती है जहां पर जितने कम लोग आते हैं उतना ही ज्यादा वो पावरफुल और पवित्र रहता है. एक मेल खुद को एक रिलायबल प्रोडक्ट की तरह दिखाना चाहता है जिसके बहुत सारे 5 स्टार रिव्यूज हैं और हर कोई इस टेस्टेड प्रोडक्ट को लेना चाहता है. जबकि एक फीमेल खुद को एक लग्जरी प्रोडक्ट की तरह दिखाना चाहती है जिस तक पहुंचने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और हर कोई उसको नहीं पा सकता. एक मेल ऑप्टिमाइज कर रहा होता है फॉर क्वांटिटी और एक फीमेल ऑप्टिमाइज कर रही होती है फॉर क्वालिटी. बट इस अंडरस्टैंडिंग को एक टॉक्सिक मेल किस तरीके से यूज करता है? सबसे पहले एक टॉक्सिक मेल अपने करंट रिलेशनशिप में अपने पास्ट रिलेशनशिप्स को मेंशन करता है
वो बात करता है अपनी एक्सेस की और वो उनकी बुराई करता है उनकी तारीफ करते हुए। जैसे वो ये बोलेगा कि मेरी एक्स ना दिल की बहुत अच्छी थी और वो बहुत ज्यादा सुंदर भी थी, लेकिन हम दोनों की ना पर्सनैलिटी मेल नहीं खाई। इसे सुनने वाली लड़की को ये समझ आता है कि अगर इसकी एक्स इतनी ज्यादा सुंदर थी, वो बहुत ज्यादा इसकी बात भी मानती थी, वो दिल की भी अच्छी थी, और अगर ये बंदा इतनी ज्यादा वैल्यूएबल लड़की को भी छोड़ सकता है तो ये खुद कितना वैल्यूएबल होगा, मैं इसको कभी नहीं जाने दूंगी। सेकेंडली, एक टॉक्सिक मेल अपनी ही फेवरेट फीमेल को रोस्ट करता है, यानी वो ये बोलता है कि तुम तो बहुत ज्यादा खतरनाक हो, तुमसे तो दूर रहना पड़ेगा, या फिर तुम मेरे टाइप की नहीं हो, मेरे स्टैंडर्ड्स तो बहुत ऊपर हैं। Am I going to have a problem with you, Bond? No, don't worry. You're not my type. Smart. Single. इस तरीके से जब भी आप किसी इंसान को रोस्ट कर रहे होते हो तब आप उसको डिस्क्वालीफाई कर देते हो, और डेटिंग की दुनिया में डिस्क्वालीफाई करना यह दिखाता है कि आप सोशली डोमिनेंट हो, सबमिसिव नहीं, आप सिलेक्टिव हो, इजी टू इंप्रेस नहीं, और आप चैलेंज करते हो, चेज नहीं। थर्डली, एक टॉक्सिक मेल अपनी हाइप बनाने के लिए स्केर्सिटी का इस्तेमाल करता है, यानी वो लड़का हमेशा बिजी रहता है और वो कभी भी नीडी नहीं बनता। जहां आम लड़के लड़कियों को ये दिखाते हैं कि वो उनमें इंटरेस्टेड है और उन्हें उनसे कुछ चाहिए, वहीं ये सेम लड़कियां टॉक्सिक लड़कों के आगे हाथ पैर जोड़ती हैं कि तू कभी तो नीडी बन और हमें यूजलेस फील कराना बंद कर। इवन 1998 में साइकोलॉजी प्रोफेसर केंट बैरिज ये देखना चाहते थे कि क्या डोपामिन एक्चुअल में प्लेजर से जुड़ा होता है या फिर हमारी प्लेजर की एंटिसिपेशन से, कि अगर मैं ये काम करूं तो मुझे आगे चल के रिवॉर्ड मिलेगा। और ये टेस्ट करने के लिए उन्होंने चूहों के दिमाग में कई ऐसी ड्रग्स डाल दी जिससे उनके डोपामिन रिसेप्टर्स ब्लॉक हो गए, और उनके आगे फिर एक लीवर रख दिया गया जिस लीवर को प्रेस करने पर उनको शुगर वाटर मिलता। रिसर्चर्स पूरे टाइम ये देख रहे थे कि क्या वो चूहे बिना डोपामिन के भी शुगर को एंजॉय कर पाएंगे और क्या वो बार बार मेहनत करेंगे उस शुगर को लेने के लिए। और तब ये पता लगा कि जैसे ही डोपामिन ब्लॉक हो गया तब भी चूहे शुगर को एंजॉय तो कर पा रहे थे, लेकिन वो शुगर को चेज नहीं कर रहे थे। इससे रिसर्चर्स को ये समझ आया कि डोपामिन हमें खाना ढूंढने के लिए मोटिवेट करता है, लेकिन अगर खाना पूरे टाइम हमारे सामने पड़ा हुआ है तो हमारा दिमाग हमें कोई डोपामिन नहीं देता। सेम चीज होती है नाइस लोगों के साथ। जब भी एक नाइस लड़का एक लड़की के लिए हमेशा अवेलेबल होता है, जब भी वो मैसेज करे वो सपोर्ट करने के लिए हमेशा रेडी होता है, तब एक लड़की के दिमाग में वो कोई भी डोपामिन को ट्रिगर नहीं करता। लेकिन दूसरी साइड पर एक टॉक्सिक मेल इनकंसिस्टेंट होता है, वो कभी आपको मैसेज करेगा और कभी 4 दिन के लिए गायब हो जाएगा। इससे लड़कियों का दिमाग उस गैप को मिस्ट्री से भरने लगता है, वो एंटिसिपेट करने लगती हैं कि कब वो लड़का आएगा, वो क्रेव करने लगती हैं। एक स्लॉट मशीन की तरह एक बार हाथ ना आने पर लड़कियां ये सोचती हैं कि मैं अभी हार गई तो क्या हुआ, मैं फिर से इस गेम को खेल कर देखती हूँ और तब शायद मैं इस लड़के को जीत पाऊं। आपने भी देखा होगा कि जब भी एक लड़की एक ऐसे टॉक्सिक लड़के के साथ रिलेशनशिप में आती है तब वो एक पॉइंट के बाद उस लड़के को छोड़ना तो चाहती हैं, लेकिन वो उस लड़के को छोड़ नहीं पाती, बिकॉज अब उनका दिमाग उन्हें सिर्फ तभी डोपामिन देता है जब वो कंटिन्यूअसली उस टॉक्सिक लड़के को चेस करती हैं। और अगर अब इस पॉइंट पर वो उस लड़के को चेस करना बंद करें तो वो और ज्यादा डिप्रेस्ड फील करती हैं। जरा इन स्टैट्स को सुनो। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा पॉर्न कंज्यूमर बन चुका है और ज्यादातर लड़के 13 साल की उम्र से पहले ही पॉर्न देखना शुरू कर देते हैं। लड़कों का टेस्टोस्टेरोन 20% से गिर चुका है। हर 4 मिनट में एक लड़का सुसाइड करके अपने आप को खत्म कर लेता है। हर 3 में से एक लड़का ये बोलता है कि वो अपनी डेटिंग लाइफ और अपने करियर में फेल होने की वजह से मैन इनफ फील नहीं करता। और 80% लड़के बोलते हैं कि उनके पास अपनी प्रॉब्लम शेयर करने के लिए कोई सेफ स्पेस है ही नहीं। लेकिन क्यों जिस कंट्री में हम अभी तक ये सोच रहे थे कि लड़कियां सबसे ज्यादा सफर करती हैं, जब हम पेपर पर स्टैट्स को देखते हैं तब कहानी एकदम उल्टी लगती है। इसका मेन रीजन ये है कि लड़कों को गाइड करने और उन्हें एक आदमी बनने के लिए उनकी लाइफ में मैस्कुलिन फिगर्स का होना जरूरी होता है। पुराने जमाने में लड़कों के लिए कई ऐसे रिचुअल्स को ऑर्गेनाइज करा जाता था जहां पर लड़कों को मारा जाता था, उनको जंगल में छोड़ दिया जाता था और उनको यह दिखाया जाता था कि एक मर्द होने का मतलब क्या होता है। लेकिन आज के जमाने में इंडिया में फादर्स इमोशनली अनअवेलेबल हैं और चाहे उनका लड़का जितना मर्जी बड़ा हो जाए, उन्हें ऐसा लगता है कि इसे ना तो अभी दुनियादारी की कोई समझ है और ना ही अभी इसे ढील दी जा सकती है। और इसी पेरेंटल कंट्रोल की वजह से इंडिया में जो लड़के 30 और 40 साल के भी हो जाते हैं वो टीनेजर्स की मैच्योरिटी लेकर घूम रहे होते हैं। और आपकी इसी अर्जेंट प्रॉब्लम का सोल्यूशन है बॉय टू मैन वर्कशॉप, जिसमें आप जैसे हजारों लड़के अपने पर्पस, सेक्सुअल डिजायर्स, फीमेल्स और अपनी मैस्कुलिनिटी से रिलेटेड हर चैलेंज को जड़ से उखाड़ने वाले हैं। इस वर्कशॉप में हम लड़कों को यह भी सिखाने वाले हैं कि वो अपनी सीमन को पावर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, वो एग्जैक्टली कौन सी टेक्निक्स होती हैं जिनसे आप एक हफ्ते में ही अपने टेस्टोस्टेरोन को डबल कर सकते हो, और कैसे एक मर्द अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को ट्रेन कर सकता है परमानेंट माइंड और इमोशनल कंट्रोल के लिए। डिस्क्रिप्शन में दिए पहले लिंक पर अभी के अभी क्लिक करो। यह वर्कशॉप आपकी लाइफ की अभी तक की सबसे जरूरी इन्वेस्टमेंट है।
चैप्टर नंबर 2, टॉक्सिक मेन सिग्नल गुड जीन्स। क्या आपको पता है एक फीमेल अपनी लाइफ के डिफरेंट फेजेस और इवन अपनी मेंस्ट्रुएशन साइकिल के डिफरेंट फेजेस में सेम लड़के से कभी अट्रैक्टेड और कभी डिसगस्टेड फील कर सकती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक फीमेल जब बहुत ज्यादा यंग होती है या फिर वो जब अपनी मेंस्ट्रुएशन साइकिल के ओव्यूलेटरी फेज में होती है तब वो बहुत ज्यादा फर्टाइल होती हैं और इस समय पर वो अपने एनवायरनमेंट में सबसे अच्छे जीन्स वाला लड़का ढूंढ रही होती हैं। जिस भी लड़के को ओव्यूलेटरी फेज नहीं पता, मैं बता दूं कि ओव्यूलेशन वो दिन होता है जब फीमेल्स अपना एक एग रिलीज करती हैं। जिस तरह से हम लड़कों की सेक्स ड्राइव सुबह से लेकर दोपहर तक सबसे ज्यादा होती है बिकॉज इस समय पर हमारा टेस्टोस्टेरोन पीक कर रहा होता है, सिमिलर तरीके से फीमेल्स की सेक्स ड्राइव महीने के एक मेन दिन और उसके आसपास के कई दिनों में सबसे ज्यादा हाई होती है। तभी आपने ये देखा होगा कि जो भी एक शादीशुदा कपल बेबी के लिए प्लान कर रहा होता है वो सबसे पहले वाइफ की मेंस्ट्रुएशन साइकिल को ट्रैक करके ये देखते हैं कि ओव्यूलेशन का दिन कौन सा है और कौन से दिन प्रेगनेंसी के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे। इस समय पर फीमेल्स का दिमाग बाकी सारे फैक्टर्स को साइड करके बस ये देख रहा होता है कि कौन ऐसा मेल है जिसमें सबसे ज्यादा मैस्कुलिन फीचर्स हैं, किसकी जॉ लाइन बहुत ज्यादा शार्प है, किसकी आवाज बहुत भारी है, कौन ऐसा मेल है जो इमोशनली अनअवेलेबल है और कौन सबसे ज्यादा डोमिनेट करता है। बिकॉज ये सारे साइंस ही ये बताते हैं कि एक मेल का टेस्टोस्टेरोन ज्यादा है। इवन 2007 की एक स्टडी में तो ये भी देखा गया कि जब भी फीमेल्स ओव्यूलेट कर रही होती हैं तब वो मैस्कुलिन और डोमिनेंट मेल्स को फैंटेसाइज और स्टॉक करने लगती हैं, चाहे वो एक हेल्दी रिलेशनशिप में तब भी। लेकिन यहां पर शायद आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आए कि फीमेल्स तो बस महीने के एक दिन ही ओव्यूलेट करती हैं और एज के बढ़ने के साथ साथ जैसे ही फीमेल्स लेट 20s में आने लगती हैं वैसे वैसे उनकी फर्टिलिटी भी गिरने लगती है। तो महीने के बाकी दिन या फिर एज के बढ़ने के साथ साथ फीमेल्स की प्रायोरिटी क्या होती है? फीमेल्स यूज करती हैं डुअल मेटिंग स्ट्रेटेजी को, जिसका मतलब जब वो फर्टाइल होती हैं तब वो डोमिनेंट और अल्फा टाइप के लड़कों से अट्रैक्ट होती हैं। इससे वो ऑप्टिमाइज करती हैं अपने जीन्स को। लेकिन जब वो फर्टाइल नहीं होती, यानी जब वो अपने पीरियड्स पे होती हैं या फिर जब उनकी एज बढ़ने लगती है, तब वो चुनती हैं बहुत ही ज्यादा काइंड, सॉफ्ट और नर्चरिंग मेल। इससे वो ऑप्टिमाइज करती हैं अपनी सिक्योरिटी और पेरेंटल सपोर्ट को। और यहां सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर टॉक्सिक मेल फीमेल्स की डुअल मेटिंग स्ट्रेटेजी को एक्सप्लॉइट करता है। कभी कभी वो एक अल्फा की तरह बहुत ज्यादा डोमिनेंट और अग्रेसिव बन जाता है, लेकिन कभी कभी बहुत थोड़े से समय के लिए वो अपनी सॉफ्ट साइड की भी एक झलक दिखा देता है। इससे फीमेल्स को एक इल्यूजन मिलता है कि उसे सेम बंदे में एक अच्छा बॉयफ्रेंड और सेम बंदे में ही एक अच्छा पति मिल गया है। बोलती जा रही हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुमसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं नहीं करना चाहता तुमसे बात। मैं तुझे बहुत अच्छी लगती हूँ ना? बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, मगर वो मेरा प्रॉब्लम। ओ यार, ऐसी जो चाहे फील कर सकते हैं यार। लेकिन ओवर टाइम जब एक टॉक्सिक मेल चैप्टर 3 में दी गई टेक्निक्स को यूज करता है तब फीमेल का ये इल्यूजन गायब हो जाता है। चैप्टर नंबर 3, ही बिकम्स हर फादर। हम अक्सर ये सोचते हैं कि हमें लोगों से प्यार होता है उनकी शक्ल को देखकर या फिर उनकी वाइब और चार्म को देखकर, बट असल में हम उन लोगों को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं जो हमें हमारे बचपन की याद दिलाते हैं। हम अपने पेरेंट्स को देखकर ही ये सीखते हैं कि एक मेल या फीमेल पार्टनर कैसा होना चाहिए और प्यार का मतलब क्या होता है। तो जब भी एक फीमेल के पापा एब्सेंट, डिस्टेंट या फिर अनलविंग होते हैं तब उस लड़की के दिमाग में यही आ जाता है कि मुझे प्यार सिर्फ तभी मिलेगा जब मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगी या फिर जब मैं कंटिन्यूअसली प्यार के लिए एक इंसान को चेस करूंगी और जो वो बोलेगा वो मैं कर दूंगी। इसके साथ ही आप ये भी इमेजिन करो कि एक बच्चे का दिमाग एक कैमरा की तरह होता है जो हर समय हर जरूरी इवेंट की फोटो ले रहा होता है और उसको अपनी मेमोरी में स्टोर कर रहा होता है। लेकिन जब भी एक बच्चा बहुत ही ज्यादा इंटेंस और ओवरवेलमिंग इमोशनल एक्सपीरियंस से गुजरता है तब उसका ये कैमरा मेलफंक्शन करने लगता है और वो वहां की फोटोज नहीं ले पाता, जिससे उसकी जो मेमोरी होती है वहां पर उस ट्रॉमेटिक इवेंट की सीक्वेंशियल मेमोरीज नहीं स्टोर हो पाती। तो चाहे एक लड़की के पापा ने उसे 20 साल पहले अबैंडन करा हो या फिर 20 साल पहले अनलव्ड फील कराया हो, उसको प्रेजेंट में एक कंपल्शन फील होती है कि मैं एक टॉक्सिक लड़के को ढूंढूं, मैं उसको हील करना शुरू करूं और उसको हील करने के थ्रू वो ये फील करती है जैसे वो अपने पापा को हील कर रही है और अपने बचपन को फिक्स कर रही है। साइकोलॉजिस्ट सिगमंड फ्रॉइड इसे बोलते थे रेपिटेशन कंपल्शन। नाउ जिस भी लड़के में मैनिपुलेटिव टेंडेंसीज होती हैं उसे ये बात पता होती है कि हर लड़की को किसी ना किसी लेवल पर डैडी इश्यूज होते हैं और कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर है जो उसे अपने पापा से नहीं मिली। तो टॉक्सिक लड़के एक लड़की से उसके बचपन के बारे में पूछते हैं। वो ये पूछते हैं कि तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार मिला था या फिर तुम्हें पूरा अबैंडन कर दिया गया था, तुम्हारा लास्ट रिलेशनशिप कैसे टूटा या फिर तुम्हारा अपने पापा के साथ कैसा रिलेशनशिप है। बिकॉज इन सारे क्वेश्चन से ये पता लगता है कि एक लड़की की इमोशनल फैंटेसी क्या है। अगर आप किसी भी इंसान से अपनी कोई भी बात मनवाना चाहते हो तो आपको उनके डीप सबकॉन्शियस में जाकर उनकी सबसे डीपेस्ट डिजायर्स
और इनसिक्योरिटीज को पता करना होता है, और आपको उन्हें वही देना होता है जो वो अपने मम्मी पापा से लेना चाहते थे। इसे प्रैक्टिकली समझते हैं कई एग्जांपल्स को लेके। जैसे अगर एक फीमेल ऐसी है जिसको बचपन से ही फ्रीडम नहीं मिली थी, तो ऐसी लड़की का ध्यान अपने ऊपर लाने का सबसे आसान तरीका होता है उसके आगे रिबेलियस वे में एक्ट करना। फिर चाहे वो आपको पसंद करे या फिर हेट करे, ये मैटर नहीं करता। आपको बस एक लड़की के दिमाग में खिंचाव चाहिए। जब भी एक इंसान के अंदर हमारे लिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं, तब उन इमोशंस की टोन नहीं, उनकी इंटेंसिटी मैटर करती है। एक बार जब कोई इंसान हमारे अंदर इमोशनली इन्वेस्टेड हो जाता है, तब उसको पकड़ के दूसरी साइड पर लाना आसान होता है, उसकी हेट को रीफ्रेम करके। जैसे अगर कोई इंसान आपको ये बोलता है कि तुम तो मेरे को बिल्कुल ही फेक लगते हो, तब वहां पर आपने ये रिप्लाई नहीं करना कि नहीं नहीं तुम फेक हो या फिर मैं फेक नहीं हूं, तुम गलत बोल रहे हो। ये सारे रॉन्ग रिप्लाईज हैं, बिकॉज यहां पर आप डिफेंड कर रहे हो। आपने कोई डिफेंस नहीं करना, बिकॉज डिफेंस एक तरीके से उनको ये वैलिडेट करके बता देगा कि हाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। नो डिफेंस। इसके बजाय आपने ये बोलना है कि भाई बिल्कुल सही बोल रहे हो। धोखा मिलने के बाद दूसरों पर ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। सिंपल, बिकॉज जो भी उसका पेन है, अगर आप मिरर करके उसको बता दो कि योर पेन इज जस्टिफाइड, तो सामने वाले के डिफेंसेस खत्म। स्पेशली एज अ मैन, जब आप एक फीमेल के पॉजिटिव या फिर नेगेटिव इमोशंस के लिए एक स्पेस को होल्ड करते हो, जहां पर आप उनके इमोशंस को वैलिडेट करते हो और उनके वो केओटिक और इतने इंटेंस इमोशंस आपको मूव भी नहीं कर पा रहे होते, देन शी नॉट ओनली स्टार्ट्स लविंग यू, she starts admiring and respecting you. Similarly, जिस लड़की को अपने पापा की तारीफ सुनने को नहीं मिली होती, उन्हें टॉक्सिक लड़के मैनिपुलेट करते हैं, उन्हें इंटरमिटेंट प्रेज देके। यानी कभी वो उनकी बिल्कुल भी तारीफ नहीं करेंगे और उनके पापा की तरह एकदम एब्सेंट हो जाएंगे, और कभी कभी वो उनकी बहुत ज्यादा तारीफ करेंगे और उनको ऐसा फील कराएंगे कि उनमें हर वो क्वालिटी है जो वो अपने पापा में इमेजिन करती थी। ऑलवेज टॉक टू देयर डीप डिजायर्स एंड इनसिक्योरिटीज, बिकॉज ये दोनों एक फीमेल के माइंड में वो गैप्स होते हैं जो एक बाप भरना भूल गया होता है। हर मर्द को इस तरह की डीप और डार्क साइकोलॉजी पता होना जरूरी है, ताकि वो अपनी पसंदीदा लड़की को अपना बना पाए और अपनी लव लाइफ को स्टेबल बनाकर ज्यादा से ज्यादा स्टेटस हासिल कर पाए। अगर आपको ये एपिसोड हेल्पफुल लगा, तो अपनी बॉय टू मैन वर्कशॉप में हम इससे 100 गुना ज्यादा डीप जाने वाले हैं। ये वर्कशॉप हर लड़के के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए पहले लिंक पर क्लिक करो।